भारत का भूगोल। सामान्य जानकारी क्या है? जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 4 37 6 उत्तरी अक्षांश 6 8 7 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 4 37 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7 सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि उसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 16.7% है। 16.7 नहीं है, 17.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन है? चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और रूस है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उसके तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। इसके साथ भारत की सीमा की लंबाई क्रम से 4,096 किलोमीटर है, 3,917 किलोमीटर, जिसके साथ भारत की सीमा की लंबाई 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा है। उसके बाद 3,917 किलोमीटर, 3,310 किलोमीटर, 1,752 किलोमीटर, 1,458 किलोमीटर, 587 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। तो भारत की जलीय सीमा 5 देशों से मिलती है: पाकिस्तान से, मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से और म्यांमार से। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश है, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में है और पूर्वी बिंदु बलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। देखो, कुलाबा पॉइंट मुंबई में है, ठीक है ना। कुलाबा पॉइंट मुंबई में है और पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है एवं पॉइंट पेट्रा जाफना में है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है, ठीक है ना। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा है, जो कि 1896 में सर डूरंट के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, ये निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, ये निम्न राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1200 किलोमीटर। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक है, 1200 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत और चीन की सीमा से सटे राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिवकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलिप्पा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ था। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी से मिलते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप देखो, भारत का दर्रा देख लो पहले। दर्रा कौन कौन सा है? काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम, जोजिला, पिरपांजल, बनिहाल, बुर्जिला, ये सब जम्मू कश्मीर में है। शिवकिला, रोहतंग, बड़ा लाचा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है। नथुला दर्रा, जलिप्पा दर्रा सिक्किम में है। उमडिला दर्रा, यंगामा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में है। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है? देखो, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग उच्च पर्वत श्रेणियों में है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर है या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6 भूभाग पर फैली हुई हैं। 43% भूभाग का विस्तृत मैदान है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है? प्रादेशिक विभाग लंबाई और विस्तार। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली तिस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय 720 किलोमीटर तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टीथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान राज्य में। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्चे के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो ज़मीन में कहीं लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफीमिरल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। मालवा का पठार जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है।
मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। ये पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। तो इसमें पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, अच्छा सोन नदी भी वहीं से निकलती है। पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडारण की दृष्टि से ये भारत का सबसे संपन्न देश है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से तप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट के दर्रे कौन कौन से हैं? देखो, थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है और सिनकोट है। थाल घाट जो है ये 580 मीटर है, नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट जो है 520 मीटर है, मुंबई से पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पाल घाट जो है 530 मीटर है, ये कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। सिनकोट 280 मीटर है, त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। पश्चिमी घाट यह पर्वत तप कर क्या रहे हो तुम लोग सब? कर क्या रहे हो? दुश्मन हो तुम, हो तो दुश्मन। पश्चिमी घाट यह पर्वत तप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिय तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसतन ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराठ प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। ये परिवर्तित चट्टान से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और बराहगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टोटा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी है, दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ी है, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी है और उत्तर पूर्व की ओर पालिनी की पहाड़ी है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडायन कनाल पालिनी पहाड़ी में ही स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। देखो, भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकोंडा तट है। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहलाते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप, उड़ीसा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर, तमिलनाडु। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट, चिल्का, कोलेरू। पुलिकट चेन्नई में है, चिल्का पुरी में है, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। नोट हो गया। लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है और उसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट है। गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक तटीय क्षेत्र कैनरा तट और मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र मलाबार तट कहलाता है।
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मर्मागोवा गोवा, मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, नाहवा शेवा महाराष्ट्र। देखो, मल्लावार तट पर अनेक पश्च जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। देखो, प्रमुख अंतराल क्या है? 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनीकाय से के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनीकाय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान कार निकोबार के मध्य है। ग्रेट चैनल जो है ये सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। डुक्कन पास जो है ये दक्षिण अंडमान से लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट जो है कोको द्वीप उत्तर अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ठीक है, 19 द्वीप हैं निकोबार में। ये द्वीप वास्तव में समुद्र से डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। ये जो द्वीप है ये वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ठीक है, निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमुर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है, 730 मीटर है। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में तथा माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र में विलग है। लक्षद्वीप समूह पूर्व अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, पिटली द्वीप। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में बैरन और नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। भारत में बैरन और नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम 2 सुप्त ज्वालामुखी है। भारत की नदियाँ, जैसे देखो, सतलज है, इसका उद्गम स्थल है, इसका मुहाना है और इसकी लंबाई है और इसके ऊपर विशेष है। देखो, सतलज हो गया मानसरोवर झील के समीप चिनाब नदी स्थित राकसताल। ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर है, लगभग 1500 किलोमीटर है। ठीक है ना। विशेष शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुए पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना तथा फिरोजपुर तटवर्ती नगर है। सिंधु तिब्बत में मानस सरोवर झील के अरब सागर के पास है। सनोख बाबा हिमनद है, 2880 इसकी सहायक नदियां हैं। सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम है। रावी जो है ये कांगड़ा जिले में रोहतंग दर्रे चिनाब नदी के समीप है, 725 किलोमीटर लंबी है। देखो, रावी जो है कांगड़ा जिले में रोहतंग दर्रे चिनाब नदी के समीप है, 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। व्यास नदी ये रोहतंग दर्रे के समीप व्यास हरिके कपूरथला के कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई समीप सतलज नदी पर 470 किलोमीटर है। कुल्लू घाटी में से बहती हुई व्यास नदी धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। झेलम बेरीनाग कश्मीर के समीप है। झेलम बेरीनाग ये कश्मीर के समीप है। कश्मीर के समीप चिनाब नदी शेषनाग झील पर है। ये 724 किलोमीटर है। भारत में लगभग 400 है। श्रीनगर में शिकारा और बजरे चलाए जाते हैं। शिकारा और बजरे झेलम नदी में। गंगा हो गया गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी बंगाल की खाड़ी 2525 भारत में गंगा वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घग्गर, कोसी आदि।
यमुना हो गया बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर प्रयाग में ही स्थित यमुनोत्री हिमानी ऊंचाई गंगा नदी समुद्र तल से 6316 मीटर है। इस 1375 इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां 2 से यमुना में मिलती है। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पर्वती सिस्ता निवास, रामगंगा नैनीताल के समीप, मुख्य कन्नौज के निकट गंगा हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग नदी है। 696 खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शारदा कुमायूं हिमालय का मिलान बहरा घाट के समीप थी। इसकी सहायक नदियां सरमा, लिसार, सरयू और पूर्वी रामगंगा और चौकिया है। घाघरा हो गया नेपाल में तकलाकोट से 37, सारण तथा मलिया कर्णाली किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जिले की सीमा पर है। करियाताली गंडक नेपाल से निकलती है, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। 425 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। और सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली गंगा है और उसमें शालिग्राम कहा जाता है। कोसी नदी गोसाई स्थान चोटी के उत्तर में, कारागुला के दक्षिण पश्चिम भाग में गंगा में मिल जाती है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है। सहायक नदी है तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भट कोसी, तंबा कोसी आदि 730 किलोमीटर लंबी है। बेतवा सोन 480 किलोमीटर है। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हमीरपुर के समीप निकलती है। बेतवा नदी जो है कुमरा गांव के समीप विंध्याचल यमुना नदी पर्वत से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। नर्मदा के समीप इसका उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से बंगाल की खाड़ी में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है। ये 2900 किलोमीटर भारत में है। और प्रथम सहायक नदियाँ जो है भारत में 916 किलोमीटर पर नदियाँ हैं इसकी, जैसे डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, दिहांग आदि। अन्य सहायक नदियाँ सरणसीरी, धनसिरी, मानस, धारला, तिस्ता, बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, तुलसी और जिंजराम है। देखो नर्मदा जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से खंबात की खाड़ी स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ये 1312 किलोमीटर है। ये जबलपुर भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा दुधवारा जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय ऐसे चूरी बनाती है। तप्ती हो गया 724 हो गया, डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। पूर्ण प्रमुख सहायक नदी है। महानदी हो गया छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बंगाल की खाड़ी सिहावा के समीप है। 815 ब्राह्मणी तथा बेतरानी सहायक नदियां हैं। शिक्षा हो गया 560 इसके किनारे के उज्जैन का विश्वविख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। माही नदी हो गया धार जिला के खंबात की खाड़ी अमझौर में। मेहद झील हो गया, इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नागकच्छ की रन पहाड़ी है 320। इसकी मुख्य सहायक नदियां बाड़ी, सुकरी, मीठी आदि है। यह नमकीन नदी है, यह मरुस्थल में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। देखो सोम नदी उदयपुर जिले के बीछामेड़ा बम्पेश्वर समाइन नामक स्थान से निकलती है। साबरमती उदयपुर जिले के करनाली पर्वत की खंबात की खाड़ी पर स्थित निकलती है। साबरमती साबरमती जो ये है उदयपुर जिले के अरावली पर्वत खंबात की खाड़ी पर स्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। गोदावरी नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कावेरी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कावेरी नदी तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ कृष्णा नदी की गंगा मूल चोटी से तुंगा नदी निकलती है। पेनार घाट नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। दक्षिणी टोंस पेरियार केरल में पेरियार झील से निकलती है। कैमूर पहाड़ियों में तमसाकुंड जलाशय, पेरियार झील। ये इस पर बिहार प्रपात स्थित है। ये नदी केरल में प्रवाहित होती है। तो पेरियार झील पर बिहार प्रपात है। उमियम हुगली हो गया, उमियम झील हो गया, बेगाई हो गया, कंडन माणिक्यन्यूर हो गया मदुरई के समीप। अब इसमें देखो क्या कहता है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनी नद का उद्गम स्थल है। यहाँ से भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी है। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है।
गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब ये नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब ये मेघना के नाम से बहती हुई कई जिले वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी है। सिंधु भारत में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु जल समझौता संधि के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। देखो प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और बेगाई है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। सबसे पहले गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है, कावेरी है और तप्ती है। प्रमुख झील है, देखो डल झील जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें हैं, डल झील है, बूलर झील है, बैरीनाग झील है, मानस झील है। मानस बल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील, बैरीनाग झील, बूलर झील, डल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, मानस बल झील, बैरीनाग झील, बूलर झील, डल झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखो राजस्थान में है राजसमंद झील, पिछोला झील, सांबर झील, उसके बाद जयसमंद झील, फतेहा सागर झील, डीडवाना झील, ये सब राजस्थान में है। उत्तराखंड में है सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, उसके बाद देवताल झील, निकछिया ताल झील, खुरपताल झील, ये सब उत्तराखंड में ताल है। मालाताल झील उत्तराखंड में है। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद पुलिकट झील तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में है। बेम्बानड झील केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, उड़ीसा है। जो खरे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध से निर्मित हुई है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बाल्सन हो गया, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। पलाया चौरस सतह और अनुप्रवाहित होने वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा के पानी जमा होता है परंतु जल्द ही भाप बनकर उड़ जाता है। सांबर और डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खरे पानी की झील है। सांबर झील बाल्सन का, डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिक्किम में चोलामू झील है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। देखो भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। जलप्रपात हो गया जोग, गरसोप्पा, स्थिति, शारावती नदी, यन्ना, नर्मदा नदी, शिव समुद्रम, कावेरी नदी, गोकक नदी, पाइकारा हो गया, नीलगिरी क्षेत्र। ऊंचाई हो गया 255 मीटर, 183 मीटर, 90 मीटर, 55 मीटर। जलप्रपात हो गया चुलिया चंबल नदी पर स्थित है 18 मीटर का। पुनासा चंबल नदी पर है 12 मीटर का। बिहार टोंस नदी पर है 100 मीटर का। धुआंधार नर्मदा नदी पर है 10 मीटर पर। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर है 74 मीटर। भारत की जलवायु देखो, भारत किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 में आरंभ की गई थी। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई थी। तब उसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। जलवायु, भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले कारक हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। तो हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। दक्षिण में हिंद महासागर।
दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति भूमध्य रेखीय समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श समरूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों के द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न चार ऋतु चक्रवृत पाए जाते हैं। शीत ऋतु भारत में चार तरह का मौसम पाया जाता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के कारण होती है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा की जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। उसी समय उत्तरी अंततः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुववृत्त रेखीय पछुआ पवन और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुववृत्त रेखा को पार कर फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा इसी मौसम में होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है: अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ मौसिनराम। मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। मानसून के अनुसार वर्षा का वितरण क्या है? 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 वर्षा का मौसम। वर्षा का मौसम, समय अवधि और वार्षिक वर्षा का प्रतिशत। दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, प्रवर्ती मानसून काल हो गया, पूर्व मानसून काल हो गया, शीत ऋतु या उत्तर पूर्व मानसून हो गया। वर्षा का मौसम हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, समय अवधि जून से सितंबर तक, 73% वार्षिक वर्षा होती है। प्रवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर तक, 13%। देखो, जून से सितंबर तक, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी अभी जो 3 महीना समय है, उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इसमें 73% बारिश हो जाती है। प्रवर्ती मानसून काल होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, इसमें 13% बारिश होती है। पूर्वी मानसून काल होता है मार्च से मई तक, 10% बारिश होती है। शीत ऋतु मानसून जनवरी से फरवरी, 2% होती है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत को जा टकराती है। वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समानांतर पड़ती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत दृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून का काफी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। शरद ऋतु सर्दी है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्र में, मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। भारत की मिट्टी।
मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लैटराइट मिट्टी, लैटराइट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल, क्षारीय मिट्टी, अल्कलाइन सॉइल, पिटमस, जैव मिट्टी, पिट सॉइल और वन मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। जलोढ़ मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल जो होती है ये मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये नदियाँ द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल 2 तरह की होती है, एक बांगर होती है और एक खादर होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें पाई जाती हैं। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उत्पत्ति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा और दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक और उत्तरी जिला और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और समुद्र तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु के सलेम और रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुनलवेली जिलों और राजस्थान में बूंदी और टोंक जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी के कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज की कृषि की जाती है। भारत में ये मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिले और मेघालय की गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों और नागालैंड, राजस्थान में अरावली पूर्वी क्षेत्र और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लैटराइट मिट्टी, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होती है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटराइट, सफ़ेद लैटराइट, भूमिगत जलवायविक लैटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लैटराइट में लोहा ऑक्साइड, पोटास की उर्वरता होती है। इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लैटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लैटराइट काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि वर्षा काल में लैटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत की कृषि, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि और 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन और 24% भूमि पर बंजर और बिना उपयोग की हुई ज़मीन है। देश की कुल श्रमिक शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि और उससे संबंधित उद्योग धंधों में अपनी आजीविका चलाता है। 9-10 की रिपोर्ट में कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 14.6% था। 2008-9 में भारत के निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तु का योगदान 9% था। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% भाग गेहूँ की खेती की जाती है। देश में गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ और चावल की कृषि पर पड़ा है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूँ के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 967-68 में हुई। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश, कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया। तिलहन औद्योगिक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी।
भारत विश्व में उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, अदरक आदि के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। देखो इसमें कहते हैं चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा उत्पादक जिला है, तो पश्चिम बंगाल सबसे पहला है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर बिहार है, उसके बाद पंजाब है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है पहले, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर बिहार है। ज्वार क्या है, ज्वार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बाजरा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दलहन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर बिहार। तिलहन गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। जौ में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। मूंगफली में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चाय में असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चाय में आसाम में सबसे ज़्यादा चाय होता है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरल में। कहवा हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। देखो कपास जो है ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। रबड़ जो है ये रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पटसन हो गया पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तंबाकू हो गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। काली मिर्च हो गया केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। कपास हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। रबड़ हो गया केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पटसन हो गया पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तंबाकू हो गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। काली मिर्च हो गया केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। हल्दी हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं बिहार। काजू हो गया केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण। रबी की फसल हो गई ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल हो गई ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी की फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। खरीफ फसल होती है ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अगस्त में अरहर आदि। गर्मा फसल जो होती है ये मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया गया। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वैसी परियोजनाएं आती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को सींचा जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वैसी परियोजनाएं सम्मिलित होती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि के मध्य भूमि को सिंचित किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वैसी परियोजनाएं आती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि को सींचा जाता है। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है तथा 63% छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन 21% में है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भारत में है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंपसेट तमिलनाडु में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। कुआं सिंचाई का साधन कुआं और नलकूप 55.9% है। नहर जो है 31.4% है। तालाब जो है वो 6.1% है। अन्य स्रोत जो है वो 6.6% है। भारत के खनिज और संसाधन। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण और विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा भारतीय खान ब्यूरो जिसका मुख्यालय नागपुर में है जिम्मेदार है। लौह अयस्क हो गया, ठीक है ना, इसका प्राप्ति स्थल है और ये विशेष बिंदु क्या है, जैसे लौह अयस्क उड़ीसा,
उड़ीसा के सोनाई, क्यूझार, मयूरभंज, झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटका में बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंदा, तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा। झारखंड, उड़ीसा राज्यों में देश का लगभग 75% लोहा का उत्पादन किया जाता है। भारत लोहा अयस्क का निर्यात जापान, चेकोस्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका आदि को करता है। कुछ संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। लोहा अयस्क के मामले में बहुत धनी है। मैंगनीज हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। उड़ीसा देश का सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला राज्य है। कोयला देखो, झारखंड जो है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह। कोयला जो है गिरिडीह, कोयला है यार, झारखंड में आता है कोयला, तो ये झारखंड है। झारखंड में धनबाद है, सिंहभूम है, गिरिडीह है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, आसनसोल है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, उड़ीसा देवगढ़ है और असम में माकुम, लखीमपुर, महाराष्ट्र में चांदा है, आंध्र प्रदेश में सिगरेनी है, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड आदि है। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। तांबा हो गया, झारखंड, सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान, खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही। महाराष्ट्र, कोल्हापुर, कर्नाटक, चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रम से हैं। राजनीति करके तुमको क्या मिलेगा? भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान के जवार खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकल जाता है। बॉक्साइट हो गया, उड़ीसा, झारखंड, कोडरमा, हजारीबाग, बिहार, गया, मुंगेर। महाराष्ट्र हो गया, नागपुर, भंडारण, रत्नागिरी। राजस्थान हो गया, अजमेर, शाहपुर। आंध्र प्रदेश, नेल्लोर हो गया। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा कुल उत्पादन का 50% में होता है। अभ्रक हो गया, झारखंड, गुजरात और मरवाड़ा और मध्य प्रदेश, कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, राजस्थान। अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। राजस्थान में 51% अभ्रक है। सोना, कर्नाटक, कोलार, हड्डी का खान हो गया। सोना जो है कर्नाटक, कोलार और हट्टी का खान। आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, वारंगल। तमिलनाडु, नीलगिरी, सलेम। झारखंड और सिंहभूम। देखो, देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है और राजस्थान में 51% अभ्रक का उत्पादन होता है। जस्ता हो गया, जस्ता राजस्थान में, उड़ीसा में, कश्मीर में। देखो, इसमें कहता है कि पेट्रोलियम। बॉक्साइट हो गया, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गया और मुंगेर। महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारण, रत्नागिरी। राजस्थान हो गया, अजमेर, शाहपुर। आंध्र प्रदेश, नेल्लोर हो गया। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। अभ्रक हो गया, झारखंड, पलामू, गुजरात, मध्य प्रदेश, कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान। कर्नाटक, कोलार हो गया, हट्टी की खान। आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, वारंगल। आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु, नीलगिरी, सलेम। झारखंड, सिंहभूम। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% अकेले कर्नाटक उत्पादन करता है। जस्ता जो है राजस्थान, उड़ीसा, कश्मीर में है। राजस्थान में उदयपुर, उड़ीसा में जम्मू कश्मीर, कश्मीर में द्वितीय स्थान है। राजस्थान में प्रथम उत्पादन है जवार खान। जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जवार खान। पेट्रोलियम असम के डिगबोई सुरमा घाटी में होता है। आसाम में, देखो आसाम में क्या है, पेट्रोलियम है, ठीक है ना, सुरमा घाटी में।
डिगबोई सुरमा घाटी गुजरात है। खंभात अलंकेश्वर महाराष्ट्र हो गया। मुंबई हाई हो गया। खनिज पदार्थ हो गया। प्राप्ति स्थान हो गया। विशेष बिंदु हो गया। देखो यूरेनियम हो गया झारखंड, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम हो गया झारखंड प्रथम स्थान पर है। मैग्नेजाइट हो गया उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया। इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है। थोरियम पाइराइट, उसके बाद चांदी हो गया राजस्थान में। थोरियम पाइराइट हो गया राजस्थान। पाली विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। चांदी राजस्थान में, जवार खान में, कर्नाटक के चित्रकूट, बेल्लारी में, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में, गुंटूर में, झारखंड के संथाल परगना, सिंहभूम में। क्रोमाइट हो गया झारखंड, उड़ीसा में। इसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम है। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक इसके मुख्य भंडारण देवागढ़ राजस्थान में है। सीसा मध्य प्रदेश, पन्ना खान में है। सीसा मध्य प्रदेश। हीरा जो है मध्य प्रदेश, पन्ना खान में है। सीसा जो है झारखंड के हजारीबाग, राजस्थान के चिचोली। लिग्नाइट है तमिलनाडु जो है राजस्थान में, इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है लिग्नाइट का। सीसा जो है झारखंड में, हजारीबाग में। हीरा जो है पन्ना मध्य प्रदेश में है। टंगस्टन राजस्थान में है। क्रोमाइट झारखंड में है और जो क्रोमाइट उड़ीसा में। भारत के उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग हो गया देश में पहला लोहा इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बराकर लौह कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बराकर लौह कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1908 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स हो गया 1923 में। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड VISCL है। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 में बर्नपुर में की गई। बाद में 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी को मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना था। 1956 से 61 में भिलाई इस्पात संयंत्र था। इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का राउरकेला। इसकी स्थापना 1953 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिम जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना था बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1968 में तत्कालीन बिहार राज्य एवं झारखंड में बोकारो नामक स्थान पर सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना क्या था? सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। विजयनगर इस्पात संयंत्र हो गया हॉस्पिटल, बेल्लारी जिला, कर्नाटक। देखो चौथी पंचवर्षीय योजना काल में क्या हुआ था कि सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विजयनगर इस्पात संयंत्र, हॉस्पेट, बेल्लारी जिला, कर्नाटक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1974 में सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, चंदपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी का प्रबंधन इसी के अधीन है। एल्यूमीनियम उद्योग भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना 1937 में बंगाल में आसनसोल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलावा बंगाल तथा बेलूर और हीराकुंड में स्थापित किया गया था, उड़ीसा में। हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई थी। मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी तमिलनाडु के गंटूर, मैट्टूर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु ये असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1855 में बम्बई में कवासकी झाबर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 से उत्पादन प्रारंभ हुआ।
सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। देखो, जूट उद्योग, सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर्स के नाम से मशहूर जूट उद्योग के देशों में सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समय पर रिश्रा नामक स्थान में 1859 में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात और आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए किया गया था। भारत संपूर्ण विश्व के लिए 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। भारत संपूर्ण विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान कौन सा है? पश्चिम बंगाल, टीटागढ़, रिसरा, बाली, आगरपाड़ा, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर, उत्तर प्रदेश, कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर, बिहार, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। चीनी उद्योग हो गया। यह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान राज्य में है। इन राज्यों के निम्न शहर चीनी उद्योग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का देखो, देवरिया, भटनी, पडरौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादपुर, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर आदि है। बिहार का मोतिहारी, सुगौली, मझुलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासा मूसा, गोपालगंज, मोतीपुर, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर, मुजफ्फरपुर आदि है। महाराष्ट्र, मनसद, नासिक, अहमदनगर, भूना, शोलापुर, कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल, तेलडांगा, पलासी, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। पंजाब में हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में जगधारी, रोहतक। तमिलनाडु में अरकाटा, मदुरई, कोंडबू, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में सीतापुरम, पीठापुरम, बेजवाड़ा, हासपेट, साभलकोट, हैदराबाद। राजस्थान में गंगानगर, भोपाल, सागर। सीमेंट उद्योग विश्व का सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 में इसकी अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 में से उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना एसीसी की स्थापना 1936 में की गई थी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। देखो, भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि राजस्थान, जयपुर, लखेरी। मध्य प्रदेश, सतना, कटनी, जबलपुर, बनमोर, रतलाम। छत्तीसगढ़, दुर्गा, जामुल, तिलंदा, गंधार, मंधार, अलकतरा। उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, चुर्क। झारखंड, जपला, खेलारी, कल्याणपुर, सिंदरी, जिकपानी, जंगपुर। उड़ीसा, राजगंगपुर। आंध्र प्रदेश, कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचूरियन। कर्नाटक में भोजपुर। तमिलनाडु के डालमिया नगर। केरल में डालमियापुरम। केरल में कोट्टापयम। और गुजरात में पोरबंदर। पंजाब में सूरजपुर और हरियाणा में चरखी दादरी। कागज उद्योग देखो, तो आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना सन 1716 में मद्रास के समीप ट्रंकवार नामक स्थान पर डॉक्टर विलियम कोर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो असफल रहा। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है। कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि पश्चिम बंगाल है, टीटागढ़, रानीगंज, नौहट्टी, त्रिवेणी, कोलकाता, किनाडा, हुगली, बड़ानगर, शेराफुली आदि। आंध्र प्रदेश हो गया, राजमहेंद्री, सिरपुर, कागजनगर, तिरुपति आदि। उत्तर प्रदेश हो गया, सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी, इलाहाबाद इत्यादि। झारखंड हो गया, संथाल परगना। बिहार हो गया, पटना, बरौनी, समस्तीपुर। मध्य प्रदेश हो गया, नेपानगर। यहाँ पर जो है ना, अखबारी कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना है, नेपानगर, मध्य प्रदेश। तमिलनाडु, पट्टीपलायम।
सलेम, चरण महादेवी, तिरुनेलवेली, उदगमपेट, पालनी, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याणपुर, गुजरात, वापी, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, बरदोजा और उजवाड़ा। देखो, रासायनिक उर्वरक उद्योग क्या है कि ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनियम उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाही नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई थी। इसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित है। इसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी BIT सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। झारखंड के सिंदरी, बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, उड़ीसा के राउरकेला, तालचर, राजस्थान के खेतरी, सलादीपुर एवं कोटा, महाराष्ट्र के मुंबई, ट्रॉम्बे, अंबरनाथ तथा लोनी, पश्चिम बंगाल बर्नपुर, हल्दिया, रिष्णा, खारदाह, कर्नाटक के मंगलोर, बेलागुल और मुनीराबाद, तमिलनाडु नेमवेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, अबाडी और मनाली, गुजरात हो गया कांडला, बड़ोदरा, हाजरा, भावनगर, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, मलाओली और तादेपल्लू, तनकू और रामागुंडम। देखो, जलयान निर्माण उद्योग हो गया। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इन इकाइयों में जो जलयानों का निर्माण करती है: गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता पश्चिम बंगाल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र। वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलौर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था, जब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बंगलौर में ही इसकी 5 इकाइयां और कोरापुट, कोरपावा, नासिक और बैरकपुर और लखनऊ और हैदराबाद और कानपुर में 1-1 इकाइयां वायुयान के निर्माण कार्य में संलग्न है। मोटर उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग या मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाई है हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई, अशोक लेलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलोर। शीशा उद्योग। देखो, भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। भारत में शीशा उद्योग का जो केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में है बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, बर्धमान, रानीगंज, आसनसोल। उत्तर प्रदेश में है नैनीताल। उत्तर प्रदेश में नैनी है, रामनगर है, बहगोई है, बलावली है, बिजनौर है और फिरोजाबाद है। झारखंड में कांडरा है, जमशेदपुर, भूरकुंडा है, हजारीबाग, धनबाद। बिहार में पटना है, कहलगांव है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, शोलापुर, नागपुर। गुजरात में बड़ौदा, मोरवी। राजस्थान में जयपुर, अन्य स्थान अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बंगलौर एंड गुवाहाटी है। दवा निर्माण उद्योग क्या है? तो प्रमुख स्थान हो गया मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिपरी, पेनिसिलिन, मथुरा, हैदराबाद आदि। अभियांत्रिक उद्योग है प्रमुख स्थान हटिया, रांची, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, नैनी, इलाहाबाद, मंगलोर, अजमेर, जादवपुर, कोलकाता आदि। भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड HEC रांची की स्थापना 1958 में की गई थी। रेल उपकरण उद्योग या भारत रेल के इंजनों, सवारी डिब्बों और माल ढोने वाले डिब्बों के निर्माण में पूर्णतः आत्मनिर्भर है। चितरंजन रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है और इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है।
रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर 1925 में स्थापित किया गया था। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बंगलोर, कोलकाता, पंजाब के कपूरथला में इस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। बिजली के सामान भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद के निकट रामचंद्रपुरम, तिरुचिरापल्ली और कोलकाता। टेलीफोन उद्योग बंगलोर और रूपनारायणपुर, कोलकाता। ऊनी वस्त्र भारत में ऊन की पहली मिल 1870 में कानपुर में स्थापित की गई थी, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद ही हुआ। वर्तमान समय में ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में स्थित है। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर। पंजाब में क्या है? अमृतसर, धारीवाल। जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर। राजस्थान में है जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर। ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। रेशम उद्योग भारत एक ऐसा देश है जहाँ शहतूती, एरी, तसर, मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। भारत का 2/3 शहतूती रेशम कर्नाटक से प्राप्त होता है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला। पंजाब हो गया अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। तमिलनाडु हो गया सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। बिहार का भागलपुर, गया और पटना। कर्नाटक का बंगलोर, मैसूर। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, भावनगर और पोरबंदर। देखो, चर्म उद्योग क्या है? भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलोर है। कानपुर में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगरा में चर्म उद्योग के लगभग 150 कारखाने हैं। भारत में परिवहन, सड़क परिवहन। भारत दुनिया के सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके तहत 66,590 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं। यह संपूर्ण देश की सड़कों में कुल लंबाई का लगभग 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली पाक सीमा तक 1226। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली कोलकाता 1490। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा मुंबई 1161। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई चेन्नई 1415। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता चेन्नई 1610। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कोलकाता मुंबई 1945। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी कन्याकुमारी 2359। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली जयपुर मुंबई 2058। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो उत्तर प्रदेश में 128 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 500 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 753 किलोमीटर, कर्नाटक में 125 किलोमीटर, तमिलनाडु में 627 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। ये राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों को जोड़ना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारे से श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ और पूर्वी पश्चिम गलियारे को सिलचर से पोरबंदर से जोड़ा जाएगा। राज्य राजमार्ग, इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मार्च 1997 में भारत में जवाहर रोजगार योजना वाली सड़कों को छोड़कर अन्य सभी पक्की कच्ची दोनों सड़कों की कुल लंबाई 24,65,887 किलोमीटर थी।
देखो, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य जो है वो उड़ीसा है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व गोवा में है तथा सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गाँवों को 12 सड़कों से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 किलोमीटर है। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 सड़कों की न्यूनतम लंबाई जो है वो सिक्किम में है। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई जो है वो है सिक्किम में। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो है 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 महानगरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रेल परिवहन देखो, ठीक है, रेल परिवहन देखते हैं। तो रेल परिवहन भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में किया गया था। थाने 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। विश्व की पहली रेलगाड़ी जो थी वो लिवरपूल से मैनचेस्टर के इंग्लैंड में के बीच चली थी। 1825 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। भूमिगत रेल वित्त को वर्ष 1924-25 के बाद एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था। भारत रेल वित्त को वर्ष 1924 से 1925 के बाद एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेल प्रशासन प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है और रेलवे को 17 प्रमंडलों में बांटा गया और प्रत्येक प्रमंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है, ठीक है ना। रेलवे को 17 प्रमंडलों में बांटा गया है, जिसमें से यही है। तो देखो, इसमें रेलवे प्रमंडल है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई है। मध्य रेलवे का मुंबई है। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है। उत्तर पूर्व रेलवे का मालेगांव है। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है। दक्षिण पूर्व रेलवे का हुबली है। पूर्वी तट रेलवे का भुवनेश्वर है। पश्चिमी रेलवे का चर्च गेट मुंबई है। पूर्व रेलवे कोलकाता है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। पूर्व पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। उत्तर पूर्व रेलवे जयपुर है। दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर है। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता है, ठीक है ना। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस है जो नवंबर 2011 से चलने वाली है, जो डिब्रू असम की कन्याकुमारी और तमिलनाडु से जाती है। विवेक एक्सप्रेस कन्याकुमारी तक जाएगी असम के डिब्रूगढ़ से, ठीक है ना। इस दौरान वह 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाती है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। भारत की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन नई दिल्ली है। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है। इसकी अधिकतम रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना।
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक 9,438 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे तेज़ ट्रेन बीजिंग गुआंगझू हाई स्पीड ट्रेन, इसका अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत रेलवे व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2012 तक कुल 6,64,600 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बिछा हुआ था। इसका लगभग 32% भाग विद्युतीकृत है। बिजली से चलने वाली प्रथम गाड़ी डेक्कन क्वीन थी जो मुंबई से पुणे के मध्य चली थी। कोंकण रेलवे ये महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाता है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल हैं। NCERT 12 भारत लोग और अर्थव्यवस्था पेज नंबर इतना के अनुसार कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग 146 नदी धाराओं और 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6 किलोमीटर है। इस उद्यम को कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। कोलकाता मेट्रो रेल 1972 में बनी। ये योजना 1975 में अमल में आई। दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। दिल्ली मेट्रो इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को नमो मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया था। विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 4,402 किलोमीटर है। चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। इसे रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी, भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बे रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक इंजन, मडौरा डीजल इंजन बिहार में स्थापित किया गया है। ठीक है ना। मडौरा में डीजल इंजन है, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन है। ये सब बिहार में स्थापित किया गया। पहिया बनाने का कारखाना चपरा बिहार में और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है ना, सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। वायु परिवहन भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई थी और 1953 में सभी वैमानिक सेवाएं। देखो, एयर इंडिया प्रमुख लक्ष्य क्या है? मुख्यालय नई दिल्ली, निगमित कार्यालय मुंबई, शुभंकर मास्कोट महाराजा, प्रतीक चिन्ह लोगो उड़ते हुए हंस के नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। जनगणना आ गया। देखो, कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया था। भारतीय विमान निगम एयर इंडिया हो गया, उसके बाद इंडियन एयरलाइंस हो गया। देश के अतिरिक्त भागों में अतिरिक्त सीमावर्ती देशों में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार को सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेश के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेश के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई है, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र के विमान कंपनी एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम एयर एयरलाइंस का विलय हो गया था। ये दोनों कंपनी जब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नासिल के नाम से कार्यरत हो गई। कंपनी का ब्रांड नेम एयर इंडिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे, नागरिक विमान टर्मिनल का प्रबंधन करता है। जल परिवहन जल परिवहन और केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा जाता है, आंतरिक जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग ये परिवहन नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। ठीक है ना। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
तो सबसे पहला इंदिरा गांधी है, सबसे पहला इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख अल आलम हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोचीन हवाई अड्डा कोच्चि में है। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। दाबोली में हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपोगोड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मंगलूर का हवाई अड्डा मंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर हवाई अड्डा जयपुर में है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। इन घरेलू हवाई अड्डों को अक्टूबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला। जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देखो राष्ट्रीय जलमार्ग का राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, NW6। NW1 हो गया इलाहाबाद से हल्दिया 1620। NW2 हदिया से धुबरी पट्टी 891। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम 205। NW4 से काकीनाडा से मरकानम 295। NW5 से तालचर से धमरा 623। NW6 से लखीमपुर से भागा। देखो इसमें क्या कहता है, सामुद्रिक जल मार्ग में देखते हैं तो सामुद्रिक इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि को 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 बड़े और 185 छोटे मंझोले बंदरगाह स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गुजरात स्थित कांडला और ज्वारीय बंदरगाह ये मुक्त व्यापार क्षेत्र का वाला बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना में हुई थी। इसका मुख्यालय कोची में है। ये देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। देश के प्रमुख बड़े बंदरगाह देखो, कोलकाता पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर है। मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर में है। चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में है। कोच्चि केरल अरब सागर में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में है। पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में है। मार्मा गोवा अरब सागर में है। कांडला गुजरात अरब सागर में है। न्यू मंगलुरु कर्नाटका अरब सागर में है। नहावा शेवा महाराष्ट्र अरब सागर में है। एन्नौर हो गया तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान बंगाल की खाड़ी। दहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटानी हेतु स्थापित किया गया था, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया है दहेज को। भारत की जनगणना। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। परियोजना का नाम हो गया भाखड़ा नंगल परियोजना। सतलज नदी भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान। व्यास परियोजना हो गया व्यास नदी राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। दामोदर घाटी योजना दामोदर नदी पर झारखंड पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार तथा नेपाल। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी बिहार नेपाल। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल। काकड़पारा परियोजना तप्ती नदी गुजरात।
तबा परियोजना तबा नदी मध्य प्रदेश, नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी राजस्थान पंजाब हरियाणा, उकाई परियोजना तप्ती नदी गुजरात, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी कर्नाटका, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी कर्नाटका, महानदी डेल्टा परियोजना महानदी उड़ीसा, रिहंद योजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल झारखंड, इदुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड, माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र, नामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। परियोजना का नाम, नदी और ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक, घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी कर्नाटक, भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र, भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक, जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र, रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पंजाब, हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी कर्नाटक, सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात, कोलम डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, कांगसावती परियोजना कांगसावती पश्चिम बंगाल, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियां तमिलनाडु एवं केरल, मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी उड़ीसा आंध्र प्रदेश, गिरना परियोजना गिरना गुजरात गिरना महाराष्ट्र, शारदा परियोजना शारदा नदी पर गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र, बरगी परियोजना बरगी नदी पर मध्य प्रदेश, हंसदेव बारगू परियोजना हंसदेव नदी पर मध्य प्रदेश, दंडकारण्य परियोजना उड़ीसा मध्य प्रदेश, शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक, पंचित बांध दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश, वान सागर परियोजना सोन नदी पर है बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल राजस्थान पर है, जवाहर सागर परियोजना चंबल राजस्थान पर है, सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी हरियाणा पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, तिलैया परियोजना बराकर झारखंड, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान। देखो नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। आगरा हो गया, आगरा यमुना नदी, आगरा जो है यमुना नदी है, आगरा जो है यमुना नदी है, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा है, इलाहाबाद गंगा यमुना हो गया, दिल्ली यमुना नदी पर, फिरोजपुर सतलज नदी पर, अयोध्या सरयू नदी पर, कोलकाता हुगली नदी पर, लखनऊ जो है गोमती नदी पर है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, हैदराबाद मूसी नदी पर है, मथुरा यमुना नदी पर है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर है, अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, पंढरपुर भीमा नदी पर है। देखो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, करनूल जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, सोकोवा घाट जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, पटना जो है गंगा नदी पर है, श्रीनगर जो है झेलम नदी पर है, सूरत जो है तप्ती नदी पर है, जबलपुर नर्मदा नदी पर है, कोटा चंबल नदी पर है, कटक महानदी पर है, नासिक गोदावरी पर है, संबलपुर महानदी पर है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर है, बरेली रामगंगा नदी पर है, ओरछा बेतवा नदी पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है, वाराणसी गंगा नदी पर है, लुधियाना सतलज नदी पर है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर है। गुलमर्ग हो गया जम्मू कश्मीर 2651 मीटर, शिमला हो गया हिमाचल प्रदेश। भारत में पर्वतीय नगर कौन कौन सा है देखो, गुलमर्ग हो गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है 2651 मीटर, शिमला जो हो गया हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, हिमाचल प्रदेश में शिमला है 2206 मीटर है। दार्जिलिंग हो गया पश्चिम बंगाल में
2134 मीटर है। लैंसडाउन हो गया उत्तराखंड 2118 मीटर है। मंसूरी हो गया उत्तराखंड 2005 मीटर है। मुक्तेश्वर हो गया उत्तराखंड 1974 मीटर है। कसौली हिमाचल प्रदेश 1890 मीटर है। गंगटोक हो गया सिक्किम 1850 मीटर है। रानीखेत हो गया उत्तराखंड 1829 मीटर। सिरिक हो गया पश्चिम बंगाल 1800 मीटर। कोटलिम हो गया तमिलनाडु 1676 मीटर। अल्मोड़ा उत्तराखंड हो गया 1646 मीटर। सोलन हिमाचल प्रदेश हो गया 1496 मीटर। येरकार्ड हो गया तमिलनाडु 1459 मीटर। काम्पीलोंग हो गया पश्चिम बंगाल 1250 मीटर। कुल्लू घाटी हो गया हिमाचल प्रदेश 1250 मीटर। पंचगनी महाराष्ट्र 1219 मीटर हो गया। पंचमढ़ी हो गया मध्य प्रदेश 1067 मीटर हो गया। मंडी हो गया हिमाचल प्रदेश। खांडला हो गया 620 मीटर ऊंचाई पर। अब ऊटी हो गया तमिलनाडु 2286 मीटर। पहलगाम हो गया जम्मू कश्मीर में 2195 मीटर हो गया। कोडाई कलान तमिलनाडु 2133। डलहौजी हिमाचल प्रदेश। कोटगिरी हो गया तमिलनाडु 1981। नैनीताल उत्तराखंड। कुन्नूर तमिलनाडु। मनाली हिमाचल प्रदेश। रांची झारखंड। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। भोपाली उत्तराखंड। शिलोंग मेघालय। नदी हिल्स कर्नाटका। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। माउंट आबू राजस्थान। मन्नार केरल। सपूतारा गुजरात। पेरियार केरल। लोनावाला महाराष्ट्र। भारत में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य देखो, भारत में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन